हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है अपना प्लेटफॉर्म द जीसीसी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं कुमार, आपका प्यारे शिक्षक, और इस सेशन में हम लोग आज फिजिक्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले वीडियो में आप केमिस्ट्री के बारे में जाने थे केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। आज हम इंट्रोडक्शन देने वाले हैं किसके? फिजिक्स का। हम जानते हैं फिजिक्स क्या होते हैं और इसका मेन फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है जिससे फिजिक्स को आसान किया जा सकता है। इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, एक शॉर्ट वीडियो होगा, 6 से 7 मिनट का होगा। इससे ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो लोग भी इसे देखकर फायदा उठा सके। हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिक्स, इसे हिंदी में भौतिकी कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं फिजिक्स होता क्या चीज है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिजिक्स जो है द्रव्य और ऊर्जा के बीच आपसी संबंध दर्शाता है। क्या दर्शाता है? संबंध दर्शाता है। द्रव्य और ऊर्जा के बीच आपसी संबंध का अध्ययन कराने वाला विज्ञान की शाखा ही क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है। सर, ये द्रव्य ऊर्जा में क्या संबंध होता है? तो इसके लिए एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक थे, उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने एक सूत्र दिया था, E बराबर mc का स्क्वायर। क्या दिया था सर? वो दिया था E बराबर mc का स्क्वायर। इसे बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में बताया उन्होंने कि किसी भी पदार्थ की मात्रा को ऊर्जा में और ऊर्जा को मात्रा में बदला जा सकता है। इसी को बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी। रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी किसने दिया था सर? इसको दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इनका प्रतिपादन किया था और बताया था कि अगर हमारे पास द्रव्य है अर्थात पदार्थ है, तो उस पदार्थ को हम ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी द्रव्य, कोई भी पदार्थ है, उसको हम द्रव्य को ऊर्जा में बदल सकते हैं। जैसे ये पेन है, इसमें भी द्रव्य है, इसकी मात्रा है, इसकी मात्रा को भी हम क्या कर सकते हैं? ऊर्जा में। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझो कि मान लीजिए आपके पास कोई द्रव्य है और जो द्रव्य की जो मात्रा है बच्चों वो कितना है सर? 1 ग्राम है। जो द्रव्य की पदार्थ की जो मात्रा है कितने ग्राम है? 1 ग्राम है। तो हम जानते हैं कि उस 1 ग्राम में कितना ऊर्जा होगा? तो E बराबर mc का स्क्वायर, और E बराबर m का मान दिया 1 और c कहे तो प्रकाश की चाल। और आपको पता है प्रकाश की चाल कितनी होती है सर? 3 गुना 10 के पावर 8 होती है। और इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 1 का 1 रह जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 8 दूनी कितने हो जाएंगे? 16, तो 10 के पावर 16 जूल हो जाएगा। इसको पूरा वैल्यू को सोल्व करूं तो मैं हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर 16 जूल। यानी कि 1 ग्राम द्रव्य से, 1 ग्राम पदार्थ की मात्रा से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है सर? 9 गुना 10 के पावर 16 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ 1 ग्राम द्रव्य में इतनी ऊर्जा होती है, तो सोचिए हमारा वजन कितना होगा। हमारा द्रव्यमान, एक सामान्य मनुष्य का वजन लगभग 50 केजी होता है। तो 50 केजी द्रव्य में कितनी मात्रा में एनर्जी होती है, कोई कल्पना कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, अपार मात्रा में ऊर्जा होता है। इसलिए वो चल सकता है, देख सकता है, घूम सकता है, किसी से बातें कर सकता है, पढ़ा सकता है, पढ़ सकता है, तमाम क्रियाकलाप कर सकता है। क्यों? उसके पास क्या होती है? मात्रा होती है। और सापेक्षता का सिद्धांत कहता है कि मात्रा को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं। इसलिए अपनी मात्रा को ऊर्जा में बदलकर हम तमाम क्रियाकलाप को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। अगर सपोज कीजिए कि अगर आपके पास मात्रा नहीं है, सर मात्रा कैसे आएगा? हम खाना खाएंगे तो हमें क्या आएगा? मात्रा आएगा। जैसे हम रोटी ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा मोटाएंगे, और कम खाएंगे तो कम मोटाएंगे। तो ज्यादा मोटाएंगे तो हमारे पास ऊर्जा भी क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। जितना ताकत एक तंदुरुस्त और परफेक्ट व्यक्ति के अंदर होता है, उतना ही ताकत बीमार व्यक्ति के अंदर नहीं होता है। तो अक्सर देखिएगा कि बीमार व्यक्ति का वजन घट जाता है, जैसे ही वजन घटेगा तो उसका एनर्जी भी कहा जाएगा घट जाएगा। लेकिन जो तंदुरुस्त होता है, परफेक्ट होता है, उसके पास मात्रा भी निश्चित होती है, और निश्चित मात्रा में ऊर्जा भी क्या होती है? निश्चित होती है। इन सब के बारे में संबंध का दर्शाने वाला विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है, अर्थात भौतिकी कहलाती है। ये तो हो गया फिजिक्स का डेफिनेशन या परिभाषा। अब समझते हैं फिजिक्स का पिता किसे कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं फिजिक्स का पिता किसे कहते हैं, फादर इसे किसे कहते हैं। आप लोग कई बार
आप लोग शायद बुक में या इंटरनेट में देखे होंगे कि फिजिक्स का जब मैं पिता को जिक्र करता हूँ तो अलग अलग बुक में अलग अलग लोगों से मैं सुनता हूँ कि अलग अलग मान्यता सुनते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गैलीलियो को फिजिक्स का पिता कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अल्बर्ट आइंस्टीन को फिजिक्स का पिता कहा जाता है। तो अलग अलग व्यक्ति है अलग अलग फिजिक्स का क्या बोलते हैं जिक्र करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स का जो पिता है एक बहुत बड़े साइंस के वैज्ञानिक, अब सब उनको जानते होंगे, न्यूटन। कौन है? न्यूटन। कौन है? न्यूटन। न्यूटन को फिजिक्स का पिता कहा जाता है। न्यूटन ने ही सर्वप्रथम, किसने? न्यूटन ने ही सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। किसका नियम दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। आपको पता होगा कि नहीं पता है? सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम कौन थे? न्यूटन ने। न्यूटन ने ही सर्वप्रथम प्रकाश का, किसका? प्रकाश का कणकीय सिद्धांत का सत्यापन किया था। कणकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें बताया था कि प्रकाश जो है अत्यंत छोटे कणों से बना होता है, जिसे फोटोन कहते हैं। इसी को बोलते हैं कणकीय सिद्धांत। न्यूटन ही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गति के नियम का प्रतिपादन किया। गति के नियम का प्रतिपादन किया। बहुत सारे विज्ञान की शाखाओं को खोजने का श्रेय किसको जाता है? न्यूटन को जाता है। जैसे शीतलन का नियम भी किसने दिया था? न्यूटन ने ही दिया था। कहने का मतलब फिजिक्स में अगर सबसे पहले क्रांति लाने का प्रयास किया था तो किसने किया था? न्यूटन ने किया था। इसीलिए न्यूटन को हम किसे कहते हैं? फिजिक्स का पिता कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आइए, अगर हम चलूं मैं 18वीं 19वीं शताब्दी की बात करूं तो 18वीं 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक उभरे हैं, उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या नाम है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अभी मैंने उसे आप लोगों को बताया है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रूप में उभरे हैं। इन्हें आधुनिक फिजिक्स का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक सूत्र दिया था E = mc का स्क्वायर। इसी कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। और ये सिद्धांत ने पूरी फिजिक्स में क्रांति ला दी थी। इतना ही नहीं, इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझाया था। किसको समझाया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझाया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझाया था और बताया था कि जब किसी धातु पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो धातु से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और जो ही इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो परिपथ में धारा बहता है। इसी के आधार पर हम जानते हैं कि सोलर कार्य करता है। कौन कार्य करता है? हमारा जो सोलर प्लेट है, जो आप देखते हैं, जिससे सोलर प्लेट आपको जगह जगह आपको सर्च लाइट में या बहुत जगह आपको दिखेगा सोलर लाइट, उससे बैटरी चार्ज करने में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि सोलर पे जब सूर्य का प्रकाश आपतित होता है तो उस पर सोलर से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और जो ही इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो क्या परिपथ में क्या बहेगा? विद्युत धारा। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। इन सब चीजों के बारे में खोजने का श्रेय किसे जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को। और इन्हीं खोजों ने फिजिक्स में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। इसीलिए आधुनिक, क्या मैंने बोला? आधुनिक यानी कि मॉडर्न फिजिक्स का पिता अगर कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। सर हम कई बुक में देखे हैं या कई लोगों से पूछे हैं कि गैलीलियो को भी कुछ कहा जाता है, तो गैलीलियो को आपको दिखेगा तो साइंस यानी विज्ञान का पिता कहा जाता है। साइंस का यानी कि विज्ञान का पिता कहा जाता है किसे? गैलीलियो को कहा जाता है। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा।